और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी घमासान का मैदान अब गुजरात से असम शिफ्ट होने जा रहा है। शिंदे के साथ एक 40 बागी विधायक स्पेशल फ्लाइट से सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बता दें कि सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि अभी हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। मेरे साथ कुल 40 विधायक हैं, जिसमें 34 शिवसेना के, 7 विधायक निर्दलीय भी हैं। रात करीब 2 बजे सभी बागी विधायक 3 बसों में सवार होकर होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वहीं राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के 40 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालकर बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा से गठबंधन की अब शर्त रख दी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नार्वेकर को भेजा था। नार्वेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात चली। इस बीच बातचीत हुई। नार्वेकर ने फोन पर उद्धव से शिंदे की बातचीत भी कराई। तो करीब 20 मिनट चली इस बातचीत में उद्धव ठाकरे ने मुंबई आकर बातचीत करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन शिंदे भाजपा से गठबंधन पर अड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उद्धव अपना रुख को स्पष्ट करें और अगर गठबंधन पर राजी हैं तो पार्टी नहीं। तो संकट जो है वो गहराता जा रहा है। संकट के साथ ही घमासान भी कल नजर आया। साफ तौर पर एकनाथ शिंदे का ये कहना कि गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे बनाए और तभी ये सरकार टूटेगी नहीं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सूरत से उसके बाद गुवाहाटी तमाम विधायकों को शिफ्ट कर दिया। कल IBC 24 में हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से पहले 34 विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की बात चल रही थी और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 41 पर जा पहुंचा। 34 के बदले 41 विधायक जो है वो अब गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में रुके हुए हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की बात पर स्पष्टता रखती है तो ही वो वापस आएंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भी मुंबई पहुंचकर बातचीत करने का प्रस्ताव जरूर रखा है, लेकिन देखना होगा आगे इस घमासान में क्या कुछ होता है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। चलो, तो महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी आपको लगातार देंगे, लेकिन इस वक्त रुख करेंगे आगे की खबरों का। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी है। वहीं इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संसदीय दल के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा कि मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा की गई। ये तय किया गया था कि इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पूर्वी भारत से किसी दलित महिला को चुना जाना चाहिए। इसके बाद मुर्मू के नाम को मंजूरी दी गई। इधर विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया है। आपको बता दें, इसके बाद सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है। तो अब देखना होगा कि 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं तो किसकी जीत होती है। अगर मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और इस तरह के कई उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ जाएंगी। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। इनके नाम पर मुहर लगी। एक अहम बैठक की गई जिसके बाद सभी लोगों ने इनके नाम पर मुहर लगाई। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और अगर ये चुनाव जीतती हैं तो वो पहली दलित राष्ट्रपति होंगी। ओडिशा के रायरंगपुर की वो रहने वाली, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी वो रही हैं। 2002 से लेकर 2004 तक ओडिशा में मंत्री पद में उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को इसके बाद बधाई भी दी है। तो अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। एक तरफ यशवंत सिन्हा तो दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। देखना होगा कि 18 तारीख को क्या कुछ फैसला होता है।
ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा। कि अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सहयोगी दलों की ओर से अब जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय और उनका सियासी सफर। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में इन्होंने बीए की शिक्षा हासिल की है। उसके बाद 83 में ओडिशा में सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक का पद इन्होंने संभाला। 1994 से 97 में ओडिशा के रायरंगपुर में असिस्टेंट टीचर के पद पर आसीन रही। उसके बाद 1997 में ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रही, जिसके बाद साल 2000 में पहली बार ओडिशा के रायरंगपुर से ही ये विधायक चुनी गई। 2002 से लेकर 2004 में ओडिशा सरकार में मुर्मू मंत्री रही हैं। 2002 से लेकर 9 में बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला। 2004 से 9 में दोबारा ओडिशा के रायरंगपुर की विधायक बनी। वहीं 2006 से 9 में ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा की ये अध्यक्ष रही हैं। साथ ही 2007 में बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। 2010 में मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिला अध्यक्ष बनी, जिसके बाद 2013 से 15 में दोबारा मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिला अध्यक्ष रही। 2013 में दोबारा बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ये रही हैं और उसके बाद 2015 से 21 में झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और अब बात राहुल गांधी की और ईडी की पूछताछ की। आपको बता दें कि राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ नहीं होगी। राहुल गांधी से 5 दिनों में ईडी ने 50 घंटे की पूछताछ की है और 5वें दिन 10 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई। कांग्रेस ने ईडी की ओर से पूछे गए सवालों की जानकारी भी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अब कल ईडी पूछताछ करने जा रही है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से ये पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अपडेट कि आज ये पूछताछ नहीं होगी। 5 दिनों में ईडी ने लगभग 50 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की है और 5वें दिन 10 घंटे तक लगातार ये पूछताछ चली। और जब तक ईडी के सामने ये पेशी उनकी चलती रही, ये पूछताछ होती रही, तब तक देश भर में कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रदर्शन किया गया, एआईसीसी दफ्तर के आगे ये प्रदर्शन किया गया। तो नेशनल हेराल्ड केस में लगातार गांधी परिवार से पूछताछ की जा रही है। आज हालांकि ईडी ने राहुल गांधी को नहीं बुलाया है, लेकिन आपको बता दें कि कल यानी कि 23 जून को सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जो हैं और देश भर के कांग्रेसी नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस सांसदों और विधायकों की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। बता दें कि ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की इस बैठक में माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। वहीं राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च भी कांग्रेसी नेता आज कर सकते हैं। देश भर से कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी लगातार कांग्रेस कर रही है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार दिल्ली में है और वहां से कल उन्होंने हम तक जानकारी भी पहुंचाई कि किस तरह से एक बड़ी बैठक आज होने वाली है और किस तरह से पूरे देश भर के जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज एक अहम बैठक भी होनी है। एक पैदल मार्च राजभवन तक निकाला जा सकता है। तो आज कांग्रेस के सांसदों और विधायकों की एक अहम बैठक और माना जा रहा है कि कल 23 जून को जब सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ होनी है, तब एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली कर सकती है कांग्रेस और इसी को लेकर आज पूरी स्ट्रैटेजी इस बैठक में बनाई जाएगी।
लोगों का साथ राहुल जी दे रहे हैं, इस कारण से उसे परेशान किया जा रहा है। हमारे पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे नेताओं को, ये बर्दाश्त से बाहर है। शासकीय एजेंसियों का इस प्रकार बदले की भावना से कार्रवाई करना उचित नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। ईडी के रवैये को लेकर मंगलवार को भी एआईसीसी दफ्तर के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद कई कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी और केंद्र बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ पिटाई की जा रही है। और दो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहाँ को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। इधर हाईकमान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेता पहले से दिल्ली में डटे हुए हैं। मंगलवार को भी कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली रवाना हुए। विधायकों के दिल्ली कूच पर बीजेपी ने तंज कसते हुए गंभीर सवाल उठाए। न तो उनके नेता में जिस बात को कहे हैं क्रियान्वयन करने की शक्ति है, और न यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। तो केवल जैसे एक रस्सी में ना सर्कस के लोग ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, सरकार भी इसी प्रकार से चल रही है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेसियों को तो दिल्ली में ही वहाँ पर जाकर के अपना निवास बना लेना चाहिए, वहाँ पर अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिए। लगातार उनका प्रवास दिल्ली में रहता है। कहीं ना कहीं से वो राहुल गांधी के नज़दीक आने के लिए, गांधी परिवार के नज़दीक आने के लिए इस तरीके से कोशिश इनकी सरकार, इनके लोग कर रहे हैं। एक और ईडी ने 5वें दिन भी राहुल गांधी से कई घंटे तक सवाल दागे, तो दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई से गुस्साई कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। एआईसीसी ने अपने सभी सांसदों विधायकों के जल्द दिल्ली पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी से ईडी के सवालों पर रायपुर से दिल्ली तक बवाल मचा है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, दिल्ली। और बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। मुख्यमंत्री उज्जैन में जन आशीर्वाद रैली भी निकालेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि शिवराज सिंह गुरुवार 23 जून को उमरिया, सिंगरौली और सतना के प्रवास पर भी रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जून को दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद प्रत्याशी के समर्थन में महाकाल चौराहे से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद रैली में वो सम्मिलित होंगे। शाम को शहीद पार्क में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इधर नगर निगम चुनावों में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है। दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड हैं, मगर यहां पर बीजेपी से 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशियों ने बी फॉर्म के इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में पार्टियों के बागी प्रत्याशियों की ये तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए आपको बता दें कि कुछ ही वक्त बचा है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। पार्टियों की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो बागियों ने अब तक अपने नामांकन को वापस नहीं लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया अपनी ही पार्टी को घेरने की पोस्ट से भरा पड़ा है। जबलपुर में असंतुष्ट और बागी प्रत्याशी न सिर्फ सोशल मीडिया में अपने इस्तीफे पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि टिकट वितरण पर जमकर नाराजगी भी जता रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस और बीजेपी उम्मीद जता रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, एक टेम्पररी फेस होता है ये, अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया पर जाहिर करता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी से कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा। हम लोग सबके टच में है, समन्वय में है, वो हम सब बात मिलकर कर रहे हैं और एक अच्छा वातावरण कांग्रेस पार्टी का है। इससे कई गुना ज़्यादा खराब वातावरण भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। टिकट मिली है जिनको वही चुनाव लड़ेंगे। जितने आपको नज़र आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा लोगों ने फॉर्म डाला है, ये टिकट लेट होने की वजह से कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा फॉर्म जमा कर दिए। निश्चित रूप से ये वापस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। और रायपुर सहित देश के कई लोहा कारोबारियों से 50 करोड़ रुपए का लोहा लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रायपुर के समता कॉलोनी स्थित SM शॉप के डायरेक्टर स्वप्निल मित्तल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध भी दर्ज किया गया। आरोप है कि शहर के कारोबारियों से करीब 50 करोड़ रुपए का लोहा खरीदने के बाद
भुगतान नहीं किया गया और धोखाधड़ी की गई। मामले में पुलिस ने स्वप्निल मित्तल के सहयोगी संतोष उर्फ बंटी साहू को भी गिरफ्तार किया है। वहीं संतोष उर्फ बंटी साहू के खिलाफ नागपुर में भी कई केस दर्ज हैं बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिनों की रिमांड भी ली है। तो वहीं फरार आरोपी स्वप्निल मित्तल की अब तलाश की जा रही है। बंटी साहू इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उक्त प्रकरण में जो है इनकी संलिप्तता जो है, जो प्रकरण के मुख्य आरोपी स्वप्निल मित्तल के साथ बड़ी मात्रा में जो लोहा क्रय किया गया है और उसकी राशि का भुगतान न करने और स्वप्निल साहू के भाग जाने में उनकी संलिप्तता पाई गई है। इस संदर्भ में उन्हें आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, 50 करोड़ की ठगी एक बड़ी धोखाधड़ी होती है, किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? देखिए, पूरा मामला जो है आजाद चौक थाना इलाके का है, जहां पे समता कॉलोनी इलाके में उन्होंने एक MS शॉप के नाम से एक कंपनी बनाई। उस कंपनी के संचालक स्वप्निल मित्तल ये इन्होंने बनाया था और इसके बाद इन्होंने जो राजधानी समेत प्रदेश और प्रदेश के बाद देश के कई कारोबारियों से जो सरिया है, TMT जो है, लोहा जो है, वो खरीदा है। और खरीदने के बाद उन्होंने कहा है कि इसको भुगतान किया जाएगा, लेकिन वो पूरा लोहा खरीदने के बाद सब जगह से उसको बेच दिया, लेकिन उसके बाद उनका भुगतान नहीं किया गया। करीब अगर बात करें पूरा तो 50 करोड़ से ज्यादा की राशि ये सामने आई है कि 50 करोड़ का जो लोहा था इन्होंने पूरा खरीदा है और खरीदने का उसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद ये राजधानी के आजाद चौक थाने में 4 अलग अलग FIR इसमें की गई थी कि जो 4 कारोबारियों ने इसमें शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद ये जो है MS शॉप के जो संचालक हैं स्वप्निल मित्तल, ये मौका देख के फरार हो गए। लेकिन उसके बाद जब FIR हुई, इनकी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद जब ये जांच में पाया गया कि ये संतोष और बंटी साहू ये इनके द्वारा जो है उनको भगाया गया और इसमें इस पूरे जो धोखाधड़ी है इसमें संलिप्तता उनकी बड़ी उसमें पाई गई और उनको जो है कल उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको 6 आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पुलिस ने उसमें ये कहा कि उनके इस मामले में कई और तथ्य सामने लाना है, तो उसके लिए उन्होंने आवेदन लगाया था। पुलिस ने कोर्ट में पुलिस रिमांड का 2 दिन की पुलिस रिमांड उसमें चाही गई थी और तो पुलिस ने उसको जो कोर्ट ने पुलिस की जो आवेदन था उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उसको 2 दिन की पुलिस रिमांड पे पुलिस को सौंप दिया। और पुलिस इस बात से मान रही है कि इनसे जो पूछताछ होगी आने वाले दिनों में कई बड़े घोटाले इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि 50 करोड़ की जो राशि है वो छोटी राशि नहीं होती है। उसको आसानी से गबन करके और लेके फरार हो जाना निश्चित तौर पे आसान नहीं है। इसमें पूरी एक चेन इसमें काम की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि संतोष और बंटी साहू को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ होगी और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यहाँ पे बता दें कि संतोष और बंटी साहू के खिलाफ जो है महाराष्ट्र के नागपुर समेत कई बाकी जो जिले हैं उनमें भी इस तरीके के धोखाधड़ी के मामले इसमें दर्ज हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। तो 2 दिन के रिमांड पर बंटी साहू है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खुलासा होता है, पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भिलाई की। रविवार रात भिलाई के साई नगर में हुए एक हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने हथियार और एक 2 व्हीलर भी इस पूरे मामले में जब्त किया। मर्डर का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता लोकेश पांडे है, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने यह बताया कि CCTV फुटेज की बदौलत आरोपियों की पहचान की गई। 5 आरोपियों को राजनांदगांव से और 1 आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। वहीं आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि अमन और मृतक रंजीत सिंह के बीच आपसी रंजिश थी, जिसके चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहचान के बाद टीमों को रवाना किया गया। 5 लोगों को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया, 1 व्यक्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। 7वां जो मास्टरमाइंड है लोकेश पांडे, वो भी फरार चल रहा है। उसके दुकान में ही शाम को 9 से 10 बजे के बीच में प्लानिंग हुई थी। उसके दुकान को सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा फिजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। लोकेश को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की हमें उम्मीद है।
टीकमगढ़ जिले के उपरारा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी महिलाओं और पुरुषों के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। बता दें कि घटना में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जहां पर जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। गंभीर घायल गणेश अहिवाल को झांसी इसके बाद रेफर किया गया है। तो सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मारपीट की जा रही है। एक गंभीर घायल युवक को झांसी रेफर किया गया है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से डंडे से मारपीट की जा रही है। 4 आरोपियों के खिलाफ हालांकि इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में पुलिस ने महज 7 घंटे की कॉम्बिंग गश्त में 601 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी परिवार के साथ घर के अंदर नींद की आगोश में सो रहे थे, जिसे दबोचकर पुलिस थाने ले जाया गया। बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कॉम्बिंग गश्त के लिए निकाला गया, जहां पर तीसरी बार भी पुलिस ने बदमाशों की फौज को पकड़ा। सबसे पहले करीब 511, दूसरी बार में 268 और तीसरी बार में 601 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही बार यह आंकड़ा करीब 1350 के आसपास हो चुका है। और यहां वो बदमाश जो कोर्ट से स्थायी और जमानती वारंट में फरार थे, वहीं कुछ बदमाश ऐसे भी हैं जिन्हें कई अपराधों में जो फरार चल रहे थे। फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए प्रत्येक थाने में 5-5 टीमें बनाकर क्षेत्र में रवाना किया गया। कॉम्बिंग गश्त चली है। इसमें पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों के लगभग 600 जो वारंटी हैं स्थायी और गिरफ्तारी, उनको कस्टडी में लिया है। स्थायी जो वारंट हैं वो लगभग 50% के वारंट हैं और चूंकि वर्तमान में आचार संहिता भी लागू है, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई। श्योपुर के कूनू सेंचुरी में अफ्रीकन चीतों के आने के बाद भी सैलानी उन्हें 6 महीने तक नहीं देख सकेंगे। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से आए एक्सपर्ट्स ने पर्यटन गतिविधियों को बाड़े के अंदर रखने की सिफारिश की है। और वहीं एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि कूनू में चीतों को जिस 5 वर्ग किलोमीटर के एनक्लोजर में रखा जाएगा, उसके इर्द गिर्द ना तो पर्यटकों को एंट्री दी जाए और ना ही इसके लिए किसी भी तरह के पर्यटन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाए। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स ने चीतों के लिए बनाए गए बाड़े की फेंसिंग को ग्रीन नेट से कवर करने के लिए भी कहा है। ऐसे में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उन कोशिशों को झटका लगेगा जो कि चीतों के आगमन के बाद कूनू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। इसके तहत कूनू सेंचुरी का टूरिज्म प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके लिए पर्यटकों से 1000 रुपए एंट्री फीस लेने का भी प्लान किया गया था। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, मगर आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमारे वाणी रिपोर्ट में।